नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे मेरे भाई। तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो मेरे साथ ही हम लोग यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और इसके बाद मेरे साथ ही हम लोग हिंदी के भी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो जो भी साथी इस बार एसएससी जीडी का फॉर्म भर चुके हैं और अभी नहीं भरे हैं वो भी साथी, तो आप लोग जल्दी से मेरे साथ ही भर लीजिए क्योंकि डेट जो है अब जाने वाला है। ठीक है, तो सभी दोस्तों को इस गेनजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं मेरे साथी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़िए, आप लोग की तैयारी में हम जो है आप लोग का बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जिस तरह हम एसएससी एमटीएस में उन छात्र छात्राओं के लिए मदद किए हैं और प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं कि सर प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। ओके, तो उसी प्रकार एसएससी जीडी में जो भी साथी हैं उनके लिए हम बेहतर करने का मौका हमको भी दीजिए कि हम आपके लिए कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो मेरे साथी आप लोग इस चैनल से जुड़िए, बनिए और जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सामान्य ज्ञान और अभिरुचि से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। ये जो मेरा उद्देश्य होगा, आप लोगों की सबसे मेन फोकस है एसएससी जीडी की तैयारी कराना और आपका टारगेट भी होगा कि हम अच्छे तरीका से फोकस करें अपनी तैयारी पर। ओके मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों को और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है उसको, यहाँ पे मेरे साथी देख लीजिएगा। जो फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976, 1972 और यहाँ पे 1974 और मेरे साथ ही यहाँ पे 1970 दिया गया है। तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द को किस वर्ष जोड़ा गया था? ओके, तो 1976 को ध्यान में रख लीजिएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था मेरे भाई? तो 1976 में जोड़ा गया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो रहा है। ओके, याद हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा कि भारत सरकार ने वर्ष कब, मतलब वर्ष पूछा है कब, पारित करके तत्कालीन में एक अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया है। यह सुंदर सा प्रश्न आप लोगों के लिए बन जा सकता है। तो मेरे भाई देखेंगे उस वर्ष कौन सा होगा। तो सन होना चाहिए 2018, इसके बाद 2019, 2020 और मेरे साथी यहाँ पे 2021 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सही हो जाएगा। 2019 मतलब भारत सरकार के द्वारा 2019 में मेरे भाई तत्कालीन में एक अधिनियम जो बना था जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। ठीक है, जो भी बना था अधिनियम उसको क्या किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था। कब रद्द कर दिया गया था? तो 2019 में। राइट है। नेक्स्ट देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोहनी एटम से संबंधित है? मोहनी एटम से संबंधित कौन है? तो रतन थियम, यहाँ पे बी में है शांति दबे, सी है कनक रेले और डी है मंजित बाबा। बहुत सुंदर सा प्रश्न आप लोगों के लिए अच्छा है प्रश्न। कनक रेले को ध्यान में रख लीजिएगा। क्या होगा मेरे साथी? कनक रेले यहाँ पे सही हो जाएंगे। मोहनी एटम केरल का है मेरे भाई और इनके जो है कौन संबंधित है? कनक रेले। राइट है। ओके, सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बता देना होगा। यहाँ पे देखिए मेरे भाई चौथा प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधित अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया है? सुंदर सा प्रश्न आप लोगों के लिए है। तो 26वां संशोधन अधिनियम 1971, 27वां संशोधन अधिनियम 1971, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और 28वां संशोधन अधिनियम 1971। सुंदर सा प्रश्न है। तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ओके, 26वां संशोधन अधिनियम 1971, इसी में जो है रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेष अधिकारों को क्या किया गया था मेरे भाई? समाप्त कर दिया गया था। ओके, तो आप लोग ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट बताना होगा। आगे देख लीजिएगा, 5 प्रश्न है। 5 जो प्रश्न है कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब करी थी मेरे भाई? देखिएगा, 8 अगस्त 2016, 8 सितंबर 2016, 8 अक्टूबर 2016, 8 नवंबर 2016। तो मेरे साथी लोग आप लोग डी ऑप्शन को सही
सही कर लीजिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 8 नवंबर 2016। ओके राइट, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट भाई देखते हैं, आगे देखिएगा 6 प्रश्न। 6 प्रश्न है कि जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है बी में बिहार, महाराष्ट्र, और डी है मेरे दोस्त साथ ही यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। तो जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सुंदर सा प्रश्न है मेरे भाई। तो आप लोग बिहार को सही करिएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो होगा बिहार सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है 7 प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है? वांचू समिति, इसके बाद देखेंगे बी में चेलिया समिति, सी है रेखी समिति, और डी है सरकारिया समिति। सुंदर प्रश्न है। तो मेरे साथ ही यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सी सही होगा, रेखी समिति यहाँ पे सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन सी समिति है? तो रेखी समिति। ओके मेरी भाई, तो सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट है, अगला देखेंगे प्रश्न 8 है। 8 प्रश्न है कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? पांचवा, इसके बाद चौथा, थर्ड, और यहाँ पे देखेंगे सेकंड। बहुत अच्छा प्रश्न। तो मेरे भाई आप लोग याद रख लीजिएगा, चौथा जो संशोधन था पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था। क्या था मेरे भाई? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशीलता। ये कौन से पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? चौथा। कि कौन था मेरे साथी? चौथा था। ओके चौथा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, प्रश्न अगला है, अगला ठीक है। ओके ठीक है ना दोस्तों। ओके आगे देखते हैं प्रश्न 9। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न 9 जो प्रश्न है कि 9 अगस्त 1907 में मैडम मिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। ओके उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया था। कहाँ पे? स्वीडन में, इसके बाद बेल्जियम है, पोलैंड, और मेरे साथ ही यहाँ पे देखेंगे जर्मनी हो जाएगा। तो 9 अगस्त 1907 की बात किया है, उस समय मैडम मिकाजी कामा जो विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज के रूप में उन्होंने झंडा फहराया था, वह पहली व्यक्ति बनी थी। तो वह कहाँ पे झंडा फहराई थी ये बात को बताना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो जर्मनी को याद कर लीजिएगा, यहाँ पे डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 10 है। 10 जो यहाँ पे मेरे साथ ही प्रश्न देख लीजिएगा कि तिरुवातिरय निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? अच्छा प्रश्न है। तिरुवातिरय ये किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तमिलनाडु, इसके बाद तेलंगाना है, कर्नाटक, और मेरे साथ ही यहाँ पे केरल हो जाएगा। सुंदर सा प्रश्न है। तो मेरे साथ ही आप लोग केरल को सही कर लीजिएगा, केरल यहाँ पे सही हो जाएगा। तिरुवातिरय ये जो है केरल का है। ओके डी सही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन सी पुस्तक को नहीं लिखी गई है? रोडम टू मसूरी, मिडनाइट चिल्ड्रेन, यहाँ पे द रूम ऑन द रूफ, और डी है द ब्लू अम्ब्रेला। अच्छा प्रश्न। तो मेरे साथ ही आप लोग बी को सही कर लीजिएगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा नहीं लिखा गया है। ओके बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा घूमर नृत्य शैली को विकसित करने के लिए किया गया था? सहरिया, इसके बाद है गुज्जर, गोंड, और डी है यहाँ पे भील दिया गया है। तो मेरे साथ ही आप लोग डी को सही कर लीजिएगा, भील इज राइट आंसर। क्या होगा? भील सही होगा। आगे देख लेंगे प्रश्न 13 है। 13 प्रश्न कर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1326, 1336, 1346 और 1356 में। तो विजयनगर साम्राज्य की जो जब स्थापना हुआ था कब? 1336 में। इसके दो भाई थे हरिहर, जो हरिहर बुक्का थे ना मेरे भाई, कौन थे? हरिहर बुक्का। ओके आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे 14 आते हैं। 14 प्रश्न है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन
लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस एन बनर्जी, सी आर बनर्जी, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना किया गया था एस एन बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 15। 15 प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? डुप्ले को, लॉर्ड बेलजली, लॉर्ड डलहौजी और डी है मेरे भाई देखेंगे लॉर्ड कर्नवालिस को। तो मेरे साथी डुप्ले को सही कीजिएगा। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? डुप्ले को। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 16। 16 प्रश्न है कि कौशल्य मातृत्व योजना, कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य सरकार की योजना है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और मेरे भाई यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। तो किस राज्य सरकार की योजना है? तो छत्तीसगढ़ को सही कीजिएगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है कौशल्य मातृत्व योजना। ओके मेरे भाई, आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे 17 है। 17 प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है और यहाँ पे डाइन होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होते हैं मेरे साथियों? जूल होता है। ओके, ए ऑप्शन को सही करना होगा। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न 18। 18 प्रश्न है कि सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? लेडो नोरिस, यहाँ पे देखेंगे कार्लोस सेंज, मैक्स वर्स्टपन और डी है मेरे भाई वालटेरी बोटास। ओके, तो यहाँ पे सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कार्लोज सेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्लोज सेंज। ओके मेरे भाई, आगे देखिएगा प्रश्न 19 है कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, गायनोकोलॉजी, सीरोलॉजी और डी है बायोलॉजी। तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के जो अध्ययन होता है उसको सीरोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा मेरे भाई? सीरोलॉजी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 20 प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक के कोंडी के कहा जाता है? कोंडी के जो है हर्यक वंश के कौन से शासक को कहा जाता है? बिंबिसार, इसके बाद उदयन, सी है अजात शत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पे आप लोग अजात शत्रु को सही कर लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। कौन होंगे? अजात शत्रु। मस्त प्रश्न है ये। आगे देखिए मेरे भाई हिंदी भाषा से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आया है। ओके, हिंदी भाषा भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आप लोग को सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हम प्रश्न कराएंगे। कहीं भी आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 21 कह रहा है कि दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सविता पढ़ना लिखना जानती है। सविता मेरे भाई पढ़ना लिखना जानती है, यहाँ पे आप लोगों को बताना होगा। तो इसका मतलब आप लोग ध्यान से समझिएगा कि भैया एक लड़की है सविता, वह पढ़ना लिखना जानती है। तो जो पढ़ना लिखना जानेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अनपढ़ कहेंगे? तो कहिएगा नहीं सर, उसको तो अनपढ़ तो हम नहीं कहेंगे। ओके, क्या उसको निरक्षर बोलेंगे? निरक्षर तो उसी को बोला जाता है सर जी, तो ये भी नहीं हो जाएगा। साक्षर कहेंगे? तो कहिएगा सर जी यहाँ पे सही हो जाएगा, साक्षर बोला जाता है। जो भी व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं उनको साक्षर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साक्षर बोला जाता है। स्वार्थी नहीं बोला जाता है। क्या मेरे भाई? स्वार्थी यहाँ पे नहीं हो जाएगा। स्वार्थी तो कोई व्यक्ति जो स्वार्थ करता है, अपने लिए सब कुछ करता है, ठीक है, दूसरी की भलाई नहीं करता है, उसी को हम लोग स्वार्थी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे साक्षर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न यहाँ पे 22 प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। जैसे हम लोग इंग्लिश में देखते हैं ना, गलत हो जाता है ना, ग्रामेटिकल एरर होता है या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो वहीं आप लोगों को हिंदी में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सही जो है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त की बात किया है। क्या किया है मेरे भाई? उपयुक्त की बात किया। तो उपयुक्त यहाँ पे कौन सा जो है सही वर्तनी को चुनेगा। ओके मेरे भाई, तो आप लोग सी को सही कर लीजिएगा। सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त इस तरह लिखाता है, ये इस तरह नहीं लिखाता है मेरे दोस्त। ओके, तो सी ऑप्शन सही होगा। देख लीजिएगा यहाँ पे प पर रेफ है, यहाँ पे
य पर एक है, तो य पर जो रेफ है ना ये सही होता है, प वाला गलत हो जाता है, उसका कुछ उच्चारण करने पर हम लोग जो बोलते हैं अलग हो जाता है। भौतिकी का विलोम शब्द क्या होता है? भौतिकी के मतलब होता है जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसी को हम लोग भौतिकी कहते हैं। ठीक है, तो भौतिकी का विलंब शब्द क्या होता है? अलौकिक होता है, अभद्र है, भविष्य और आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक। तो मेरे साथ ही यहाँ पे डी ऑप्शन होगा सही, आध्यात्मिक हो जाएगा। क्या होगा? भौतिकी शब्द का विलोम शब्द आध्यात्मिक होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 24, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। राम के डैश आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो राम के क्या होगा यहाँ पे मेरे भाई, क्या चुनना होगा उसे सही शब्द को? अधिक है। राम के अधिक आग्रह करने पर, कि राम के तीव्र आग्रह करने पर नरम की बहु। तो यहाँ पे ये जो बी सी और डी है ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया, ऑप्शन ए सही होगा। क्या ठीक है ना मेरे भाई? तो कहिएगा यस सर। आगे देखिएगा प्रश्न 25 है कि हाथ से लिखा हुआ शब्द जो है वह एक शब्द क्या होता है? जो एक शब्दों के लिए अनेक शब्द हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में, और मुहावरा भी होता है। तो वही मेरे भाई यहाँ पे कहा है कि हाथ से लिखा हुआ जो शब्द होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हस्तलिखित कहा जाता है। ओके मेरे भाई, ये तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, हस्तलिखित कहा जाता है, डी को सही कर लीजिएगा। आगे देख लीजिएगा प्रश्न 26 प्रश्न है कि खाली स्थान को भरना है। साहित्य और जीवन का किससे संबंध रखता है? अच्छा प्रश्न है। जो साहित्य है, हिंदी साहित्य ये सब होता है ना, तो मेरे भाई जो साहित्य है ये पूछ रहा है कि औरप जीवन का संबंध रखता है, घोर से रखता है, ओके, पक्का से रखता है, प्रगाढ़ से रखता है, और डी है यहाँ पे प्रागढ़, प्रागढ़ है, ओके, और डी है मेरे भाई यहाँ पे मजबूत दिया है। ओके, तो सभी दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो सही हो जाएगा ना मेरे भाई, आप लोग इसको सही आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रागढ़ जो यहाँ पे दिया गया ना ये सही हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? प्रागढ़ जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न अगला प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसकी बुद्धि बड़ी, उसकी बुद्धि जो है बड़ी, तो क्या होगा? विकृति, विशाल, बुद्धिमान, और मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा तो सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। तो मेरे साथ ही आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई ना कि यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए। तो मेरे भाई सूक्ष्म हो जाएगा, उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। क्या है मेरे भाई? उसकी बुद्धि जो है बड़ी क्या है मेरे भाई? सूक्ष्म है। क्या है मेरे भाई? सूक्ष्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा अगला जो प्रश्न है 28 से प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो निर्झरनी, तालाब, सर और तड़ाग होता है। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नदी का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे साथी निर्झरनी होता है। क्या होता है? निर्झरनी होता है ना, ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। उसी प्रकार इसका जो नदी का पर्यायवाची शब्द जो होता है सरिता भी होता है। ओके मेरे भाई, इसके बाद कहेंगे तो तटनी भी होता है, निर्झरनी भी होता है, जलमाला भी होता है मेरे भाई। क्या होता है? जलमाला भी होता है। ओके, तो इसी प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न होम कर देना, यहाँ पे है होम कर देना, तो मस्त इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? संकित करना, नष्ट कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, हवन करना। तो नष्ट कर देना यहाँ पे सही हो जाएगा। होम कर देना मुहावरे का जो अर्थ होता है नष्ट कर देना, मतलब उसको विसर्जित कर देना। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, यहाँ पे लास्ट प्रश्न है 30 जो है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाएं का डैश होता है, मतलब क्या होता है? प्रकाशन होता है, निर्माण होता है, निकलता है कि बनना। तो मेरे भाई दिल्ली से जो अनेक पत्रिकाओं का क्या होता है? प्रकाशन होता है। ओके मेरे भाई, तो ये साथ ही आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट था, सुनहरा प्रैक्टिस सेट था, मस्त था। और ठीक है, तो फिर से हम आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए, पूरा लेक्चर को देखिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई दिल से सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सभी को।